वेलकम बैक गाइस फॉर द थर्ड एपिसोड। इस बार मैं कोई नया लिस्ट नहीं बनाने वाला हूँ, पर एक बनी बनाई लिस्ट है मेरी, उसके बारे में मैं बताऊँगा। उस लिस्ट में जो फिल्म्स है और उससे ही रिलेटेड मेरी वॉच लिस्ट में जो फिल्म्स है जो मुझे देखनी है, तो वो बताऊँगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपने देखा होगा कि मैंने जॉनर फिल्म्स के बारे में बात कर रहा था 1990s के, पर उसी के साथ मैंने नॉन जॉनरा फिल्म्स की भी का भी इंट्रोडक्शन काफ़ी कर दिया। उसमें मेरे फेवरेट फिल्म्स 1990s में हॉलीवुड में बनी। हिंदी फिल्मों के और इंडियन फिल्मों के बारे में भी मुझे वीडियो बनाना है 1990s के, लेकिन इस वीडियो में जो हम अब देखने वाले हैं, जो हम फॉरेन फिल्म्स देखने वाले हैं, मतलब फॉरेन फिल्म्स हम हमारे लिए, इंडियन लोगों के लिए जो फॉरेन फिल्म्स है और जो फॉरेन लैंग्वेज में है, जो हमें समझ में नहीं आती, जो हम सबटाइटल्स पे देखते हैं, तो उस टाइप की जो फिल्में होती है उसकी मैंने जो लिस्ट बनाई है। तो उसमें कौन सी एक आधी फिल्म आती है, तो अ, कौन सी देखो पहले। आई गेस द विंड विल कैरी अस देखता हूँ मैं, ईरानी फिल्म है, तो वो उस लिस्ट में होगी। क्या हो गया यार, स्लो हो गया नेट। ये एक्चुअली लेटर बॉक्स का ही ये प्रॉब्लम है, मेरा नेट ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लेटर बॉक्स का स्पीड कभी कभी कम हो जाता है बहुत। ठीक है, डायरेक्ट लिस्ट में जाएंगे हम। सर्च नहीं चल रहा है फिलहाल। क्या हो गया, बहुत स्लो हो गया। हम्म, हम्म, इसमें बहुत सारी मैंने डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई है, हिंदी डायरेक्टर्स की फ़िलहाल बनाई थी, लेकिन बाकी के डायरेक्टर्स की भी नीचे नीचे है कुछ कुछ लिस्ट्स। या तो ये 90s एनिमेटेड है, मतलब ओके, ये है 31 फिल्म्स। तो ये 31 फिल्म्स है इस लिस्ट में, 90s फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स। इस हर फिल्म का मैंने रिव्यू भी लिखा है शॉर्ट शॉर्ट में, यहाँ पर आपको दिख सकेगा। मैं थोड़ा टाइम, आप वीडियो पॉज कर सकोगे, अगर आपको पढ़ना है रिव्यू तो आप वीडियो पॉज कर लो उस फ्रेम पे, तो आप पढ़ सकोगे, या फिर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा इन जनरल हर एक फिल्म के बारे में इस लिस्ट वाले। पहले आपको ये रिव्यू दिखा देता हूँ। इसमें एनिमेटेड फिल्म भी है थोड़ी बहुत, लेकिन 90s में एनिमेटेड फिल्म्स मोस्टली सिर्फ दो ही टाइप की है। एक तो अमेरिकन स्टूडियो फिल्म्स जो कि मोस्टली डिज्नी फिल्म्स है, और कुछ कुछ नॉन डिज्नी फिल्म्स है, पिक्सार की कुछ कुछ फिल्में थी, पर मोस्टली डिज्नी फिल्म्स ही थी। और बाद में जापानीज़ फिल्म्स थी, जापानीज़ में भी सबसे ज़्यादा स्टूडियो गिबली की फिल्म्स थी, और कुछ नॉन स्टूडियो गिबली, जैसे ये परफेक्ट ब्लू नॉन गिबली की फिल्म थी, गिबली की नहीं थी वो। गोस्ट इन द शेल भी गिबली की नहीं थी। प्रिंसेस मोनोनोक, मेमोरीज, ओके, हो गया। तो ये 31 फिल्म्स है इस लिस्ट में। हम नीचे से शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं इस फिल्म के बारे में बोलता हूँ थोड़ा। सिल्विया प्रेतो करके फिल्म है, ये अर्जेंटीना की फिल्म है, और इंटरेस्टिंग फिल्म थी। लेकिन ऐसे कुछ टाइप की फिल्में होती हैं, आपको पता है कि अगर आप सीरियस फिल्म्स या फिर जो ज़्यादा अटेंशन डिमांड करती है, ऐसी फिल्म्स अगर देख देख के कभी कभी थक जाते हो,
तो आपको एक लाइट हार्टेड फिल्म लगती है, तो ये उस टाइप की लाइट हार्टेड फिल्म है। लेकिन लाइट हार्टेड, लेकिन फिर भी ये काफ़ी क्या कहते हैं उसे, नॉन मेन स्ट्रीम ही फिल्म है। लेकिन ऐसे आप अगर फिल्म फेस्टिवल में जाओगे कौन से भी, तो आप अगर दिन में 3 या 4 फिल्में देखोगे तो 2 फिल्में देखने के बाद आपको एक लाइट फिल्म की ज़रूरत लगती है। तो ये उस टाइप की फिल्म है कि ये फिल इन फिल्म होती है। ऑन इट्स ओन भी ये अच्छी खासी फिल्में होती है, लेकिन ये ऐसी फिल्म नहीं है जो आप बार बार देखोगे शायद। लेकिन एक हाथ टाइम बीच में ऐसी फिल्म देखने की ज़रूरत हमारी होती है एज फिल्म वॉचर्स। तो उस टाइप की फिल्म है। इंटरेस्टिंग लीड परफॉर्मेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस फिल्म का, इस एक्ट्रेस का, जिसे स्ट्रेट फेस कॉमेडी कहते हैं हम। वो स्ट्रेट फेस कॉमेडी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है कॉमेडी की। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को एक्टिंग आती ही नहीं है, इसलिए वो स्ट्रेट फेस ही रखते हैं, तो वो कभी कभी फ़नी हो जाता है अगर अच्छा खासा डायरेक्टेड हो। पर कभी कभी एक प्रॉपर परफॉर्मेंस भी होता है, स्ट्रेट फेस परफॉर्मेंस। तो ये इस एक्ट्रेस का जो परफॉर्मेंस था इस फिल्म में, क्योंकि वो वॉइस एक्टिंग से भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो सिर्फ स्ट्रेट फेस से नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था, उसकी वॉइस एक्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इवन सबटाइटल में देखते हुए भी हम वो नोटिस कर सकते थे कि उसके पॉसेज एंड ऑल दैट दे ऑल मेंट समथिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस थी फिल्म की है। पोर्को रोसो ये स्टूडियो गिबली की फिल्म है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाईली रेटेड फिल्म है। 3.9 स्टार्स है। मैंने इसको 3.5 रेटिंग दी थी। मुझे ये थोड़ी सी, मतलब 3.5 इसका मतलब ये फिल्म अच्छी है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है, पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। ये जो फिल्म का आइडिया था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगा कि फिल्म को, एक तो एक फिल्म का ओपनिंग जो सीन था वो टिपिकल एनिमेटेड फिल्म्स में जैसे होता है, जैसे कि आपने वो कार्टून देखा होगा टेल स्पिन, तो टेल स्पिन में जैसे सीन्स होते थे कि वो भी पायलट था और वो लोगों की जान बचाता था या फिर जो कुछ वो एडवेंचर करता था, उस टाइप का एग्जैक्टली उस टाइप का ओपनिंग सीन इस फिल्म का था। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार होगा कि ये भी शायद ये क्योंकि विजुअल स्टाइल जो है आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो विजुअल स्टाइल है एनिमेशन का, ये काफ़ी वो चिल्ड्रन एनिमेशन का ही स्टाइल है। क्योंकि जापानीज़ में जो नॉन चिल्ड्रन या फिर जो यंग अडल्ट्स के लिए ऐसा टाइप का एनिमेशन है, उसका स्टाइल ही अलग रहता है। पर ये उस टाइप का स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल काफ़ी चिल्ड्रन ओरिएंटेड एनिमेशन का स्टाइल है। और ओपनिंग सीन भी जैसे मैंने कहा कि वो काफ़ी उसी टाइप का था, लेकिन बाद में फिल्म काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी होती है कि वो बहुत पॉलिटिकल हो जाती है। हालांकि ओपनिंग जो था सीक्वेंस वो स्ट्रेंज होते हुए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। मतलब एक बहुत बड़ा चंक इस फिल्म का, ये जो सी प्लेन होता है, इसको सी प्लेन बोलते हैं, जो उड़ भी सकता है और वो पानी में भी तैर सकता है, उसके बनाने के ऊपर बेस्ड है एक बहुत बड़ा चंक। और जो कि प्लॉट वाइज तो कुछ था नहीं उसमें, लेकिन जिस तरीके से वो किया है, जिस तरीके से सीन सेटअप किए हैं, मतलब जो स्क्रीन प्ले, स्टोरी में कुछ था नहीं लेकिन स्क्रीन प्ले जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो स्ट्रेंज था फिर भी इंटरेस्टिंग था, तो वो उधर तक तो मेरे को फिल्म बहुत पसंद आई। लेकिन जो फाइनल एक्ट में जो हुआ, जो बहुत क्या बोलते हैं, अभी अपने एक स्ट्रेंज वर्ल्ड बना दिया, लेकिन अभी इसका करेंगे क्या ये समझ में ही नहीं आया लोगों को, उन लोग को। ऐसे मेरे को लग रहा है, मतलब हायो मियाज़ाकी बहुत बड़ा डायरेक्टर था, लेकिन ये कहना, मतलब हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले, लेकिन मेरे को जो लगा वो मुझे ऑनेस्टली बोलना चाहिए। और तो फाइनल एक्ट में मेरे को ऐसे लगा कि ये इतना जो स्ट्रेंज चीज़ें की हैं अभी, ये इसको किधर लीड करेंगे ये समझ में ही नहीं आया उनको, इसलिए सीधा एक कंपटीशन ही रख दिया फाइनल एक्ट में उन्होंने, जो जिस कंपटीशन का कुछ मोरल कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा था नहीं, स्टोरी वाइज वो किधर लेके नहीं जा रहा था फिल्म को। तो पॉइंट क्या था वो मेरे को समझ में नहीं आया वो एंड में, जो कंपटीशन का था, कि वो सिर्फ एक फैसिनेशन था शायद हायो मियाज़ाकी को प्लेन्स के बारे में, और तो इसलिए वो डिटेलिंग में गया। फर्स्ट हाफ में प्लेन्स कैसे बनते उसके डिटेलिंग में भी वो गया, तो शायद उस फैसिनेशन के लिए उन्होंने फाइनल एक्ट में वो कंपटीशन रखा, कि जिसमें वो विजुअली इंटरेस्टिंग था, ना बुरा नहीं था, कि जैसे सी प्लेन्स फाइट करेंगे उसी तरीके से वो फाइट रखी थी। और बाद में वो बहुत बहुत कॉमिक हो जाती है फाइट, वो बहुत कार्टूनिश हो जाती है फाइट,
और फिर आपको लगता है कि यार ये तो बच्चों की फिल्म है। अभी इस पॉइंट पे लगने लगता है कि यार ये तो वापस बच्चों की फिल्म हो गई, लेकिन जो बीच में हुआ वो बिल्कुल बच्चों के समझ में आने वाला नहीं था। तो ये जो स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है कि बच्चों का एनिमेशन और बड़ों की स्टोरी टेलिंग, ये दोनों का मिक्स एंड मैच इस फिल्म में है मेरे को, जो इंटरेस्टिंग है। पर लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा बिल्कुल हो सकता था, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये पोर्को रोसो, ये डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक, ये काफ़ी यूनिक फिल्म है। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। पर ये फिल्म के बारे में बोलना, मतलब ज़्यादा बोल नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकता इस फिल्म के बारे में। ये फील करने की फिल्म थी। मतलब आप कैरेक्टर्स के साथ अगर रिलेट हो जाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, उस टाइप की फिल्म थी। इस डायरेक्टर की जो 3 कलर्स ट्रिलॉजी है वो काफ़ी फेमस है 90s में, 94 95 या फिर ऐसा कुछ 93 94 में आई थी 3 फिल्में, रेड ब्लू और वाइट। तो वो मैंने अब तक देखी नहीं है, उसके पहले मैंने ये फिल्म देख डाली। तो ये भी अच्छी खासी हाईली रिव्यूड है, आप देख सकते हो कि 4.1 रिव्यू रेटिंग लेटरबॉक्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है ये। नॉर्मली 3.8 के ऊपर अगर रेटिंग होगा, 3.8 3.9, तो वो हाईली रेटेड फिल्म्स है लेटरबॉक्स के, ऐसे बोल सकते हैं अपन। और 4.1 मतलब तो काफ़ी हाईली रेटेड फिल्म्स है, और वो भी बहुत लोगों ने रेट की हुई है, आप देख सकते हो 60 मेंबर्स हैव सीन इट, 5.4 रिव्यूज़ है, 23,000 लिस्ट्स में ये है। ड्रंकन मास्टर ये मैंने हिंदी डब में देखी थी, क्योंकि इसका इंग्लिश डब भी था मेरे साथ, जो कि बहुत घटिया था, तो उससे अच्छा हिंदी डब था ऑब्वियसली। और मैंने बचपन में जो जैकी चैन की फिल्में देखी है टीवी पे, वो मोस्टली हिंदी डब पे ही देखी है, तो मुझे वही फिल्में रिलेट होती है। मतलब इंग्लिश डब, और वैसे भी ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इंग्लिश डब से तो हिंदी डब बहुत अच्छा है चाइनीज़ फिल्म्स का, या जैकी चैन की फिल्म्स का स्पेशली। और ये इस टाइप की फिल्म्स है, मतलब इसमें ही वैसे भी विजुअल एक्शन ही ज़्यादा है इसमें। आप सबटाइटल्स में देखोगे तो थोड़ा बहुत मज़ा निकल जाएगा, इस टाइप की फिल्म्स का तो ऑब्वियसली निकल जाएगा मुझे लगता है। तो ये अगर डब में अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली डब में देखनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये वैसे भी कमर्शियल फिल्म्स है, इसमें मेलोड्रामा है, ये बॉलीवुड फिल्म की जैसी भी लग सकती है। पर इसका जो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर जैकी चैन फिल्म का, वो अच्छे जैकी, जिस फिल्म को अच्छा बोला जाता है जैकी चैन के, उस हर फिल्म का ये एक डिफाइनिंग एस्पेक्ट होता है कि वो किस तरीके से एक्शन में से कॉमेडी निकालता है, कि एक्शन इस तरीके से वो कोरियोग्राफ की जाती है और परफॉर्म की जाती है कि वो बहुत हिलेरियस लगता है। और वही सेलिंग पॉइंट होता है जैकी चैन के फिल्म्स का मोस्टली। और एक मैंने पॉइंट नोटिस किया था इस फिल्म का, जो मैंने इस फिल्म के रिव्यू में भी लिखा था, कि इस फिल्म में जैकी चैन इतना मार खाता है, इतना मार खाता है, और फिर वो मारता है, देन ही फाइट्स बैक, एंड दैट ऑल्सो इज़ द पार्ट ऑफ दैट ट्रिक दैट ही प्लेस। कि ये जो टेक्निक है कि पहले बहुत मार खाओ तो लोग तुम्हारे साइड में रहेंगे, और जिस तरीके से तुम मार खाओगे वो तुम्हारा कैरेक्टर भी बता देगा, कि तुम्हारा कैरेक्टर ही एक कॉमिक कैरेक्टर है, तो वो कॉमिक कैरेक्टर भी बिल्ड कर देता है कि जिस तरीके से वो मार खाएगा। और जब वो मारेगा, जब हीरो मारेगा, तो हम सोचते रहेंगे यार अच्छा हो गया, ये बदला ले लिया, इतना मार खा रहा था, चलो अभी ये मार रहा है। इस टाइप का जो फीलिंग आता है वो वैसे फिल्मों में नहीं आता है, कि जिधर हीरो बिंदास विलन्स को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है, एकदम इजीली मारे जा रहा है। उस फिल्म में वो मज़ा नहीं आता एक्शन में। तो वो भी एक चीज़ थी इस फिल्म में। मेमोरीज़ ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, जिसमें यहाँ पर नाम लिखे हैं, क्या देखता हूँ मैं, अच्छा, मैग्नेटिक रोज़ एक पहली फिल्म थी, बाद में स्टिंक बॉम्ब और कैनन फोर्ड। तो मैग्नेटिक रोज़ जो है ये आपको इंडिपेंडेंटली भी मिल जाएगी किधर भी, ये पहली फिल्म है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि मैग्नेटिक रोज़ और स्टिंक बॉम्ब ये दोनों फिल्में देखिए। और कैनन फॉडर जो है, जो थर्ड फिल्म है, वो आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। पर ये 2 फिल्में जो है वो, और एक तो है कि ये तीनों फिल्मों में थोड़ी बहुत चीज़ें कॉमन है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये 2 फिल्में देखते वक्त, मैग्नेटिक रोज़ और स्टिंक बॉम्ब, ये देखते वक्त ऐसा फीलिंग आता है कि ये दोनों ही फीचर फिल्में होनी चाहिए थी अपने आप में, और ऐसे एंथोलॉजी का पार्ट नहीं होनी चाहिए थी। दोनों फिल्मों में उतना कंटेंट है, और दोनों फिल्मों में यूनिकनेस है, और बहुत डिफरेंट भी है एक दूसरे से। ये
तीसरी फिल्म में मुझे याद ही नहीं आ रही अभी फ़िलहाल, एक्चुअली क्या था वो ही नहीं मुझे याद आ रहा है थर्ड फिल्म का। ठीक है, पर वो अच्छी नहीं थी इतना मुझे याद है। तो थर्ड फिल्म है, उसके बाद ये प्रिंसेस मोनोनोक। तो प्रिंसेस मोनोनोक भी बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड है, आप देख सकते हो 4.3 रेटिंग, मतलब बाप रे बाप, मतलब इतनी ज़्यादा हाईली रिव्यूड ये फिल्म है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट स्पिरिटेड अवे के बाद सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड जापानीज़ एनिमी फिल्म अगर कौन सी होगी तो शायद वो प्रिंसेस मोनोनोक ही होगी। इतना ज़्यादा लोग चाहते हैं इस फिल्म को, और मैंने पर इसको 4 स्टार्स दिए थे। तो ऑब्वियसली जितना लोग चाहते हैं उससे तो मैं थोड़ा कम चाहता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये था मीन्स प्रिंसेस मोनोनोक से कि प्रिंसेस मोनोनोक का जो यूनिवर्स है वो, पहले प्रॉब्लम के पहले मैं जो अच्छा लग रहा है मेरे को वो बताता हूँ। तो प्रिंसेस मोनोनोक का जो यूनिवर्स है वो इतना रिच है, वो इतना एंग्रॉसिंग है, वो इतना डीप है, वो फोक कल्चर और फैंटेसी कल्चर इतना सॉलिड है कि आप पागल हो जाते हो पहले हाफ एन आवर में ही फिल्म के। आपका इंगेजमेंट इतने हाई लेवल का हो जाता है, और इसलिए आपका एक्सपेक्टेशंस भी उतने ही हाई लेवल का हो जाता है। तो बाद में सेकेंड हाफ में जो जो होने लगता है वो काफ़ी एम्बिशियस है। जैसे वो मार्को पोर्को रोसो में मैंने बताया आपको कि वो चाइल्डिश हो जाती है एंड में, वैसे इसमें कुछ होता नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीरियस ही रहता है। पर इतना एम्बिशियस हो जाता है कि इतनी चीज़ें उनको ग्रास्प करनी वो लोग चाहते हैं कि इतनी चीज़ें स्टोरी टेलिंग के मीडियम से हम ग्रास्प करें कि कहीं पे उनके कैरेक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं। कि हर एक फिल्म के जो कैरेक्टर्स रहते हैं, आपको अपने कैरेक्टर्स से भी ऑनेस्ट रहना ज़रूरी होता है। कि आप अपने कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर आर्क देना चाहिए, आपने एक कैरेक्टर ग्राफ देना चाहिए, उसके हिसाब से आपकी स्टोरी एसिमुलेट होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ स्टोरी ही सब कुछ है और कैरेक्टर्स इररिलेवेंट है, पर उस फिल्म में फिर वो कैरेक्टर सेटअप भी उसी तरीके से होते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इस फिल्म में वैसे सेटअप नहीं होते, इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप कनेक्ट होते हो कैरेक्टर से स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए वो थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है फाइनल एक्ट में प्रिंसेस मोनोनोक इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैरेक्टर्स और कैरेक्टर आर्क्स। लेकिन बहुत डीप फिल्म है ये, और ये ऐसी फिल्म है जो एक बार देख के आप पूरी तरीके से उसको समझ लोगे शायद, लेकिन उसको पूरी तरीके से उस उसमें उसका जो रस है वो आप रस ग्रहण नहीं कर पाओगे। मतलब मुझे हिंदी में ये नहीं हो रहा है, जम रहा है, पर उसको पूरा उसका सार है उस पूरी कहानी का, उस पूरे फिल्म का, वो उसका लुफ्त पूरी तरीके से नहीं उठा पाओगे। ऐसे कह सकते हैं प्रिंसेस मोनोनोक। सो शायद ये सेकंड या थर्ड वॉच में मुझे शायद अच्छी लगे, ज़्यादा अच्छी लगे। अच्छी तो मुझे लगी है, पर मैंने कहा कि ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के वजह से मुझे जो कुछ थोड़े बहुत एरर्स लगे वो थोड़े मैटर किए, नहीं तो शायद नहीं मैटर करते। सेंट्रल स्टेशन ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंगली शॉर्ट फिल्म है। बहुत इंटरेस्टिंगली शॉर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की कहानी है इस फिल्म की वो काफ़ी इंडी फिल्म की है। वो किसी भी इंडी फिल्म की हो सकती थी तभी के ज़माने में 90s के, और ये ब्राज़ील में बनी हुई फिल्म थी, तो उसका जो क्राफ्ट होता तो वो भी एक इंडी फिल्म के जैसा होता। पर ये फिल्म रॉबर्ट रेडफोर्ड, जो कि हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार था पुराने ज़माने का और बाद में डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बना, उसने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो वो जो क्राफ्ट था इस डायरेक्टर के एक्सपोजर में, हर चीज़ का शायद अच्छे खासे इक्विपमेंट्स और टेक्निक और अच्छे खासे सिनेमाटोग्राफर्स, हर चीज़ उसको मिली होगी। इसलिए इस फिल्म का जो विजुअल लुक है और जिस तरीके से ये शूट की है फिल्म, ये बिल्कुल इंडी फिल्म नहीं लगती। पर एट द हार्ट ऑफ इट ये बहुत इंडी फिल्म है, और एक छोटी सी जर्नी है, और एक बोलते हैं ना एक स्पेसिफिक टाइम की कहानी है, एक दो दिनों की कहानी है। उसमें ये दो ही कैरेक्टर्स है और ये दो कैरेक्टर्स की जर्नी है। पर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है फिल्म का कि इस कहानी को, इन दो कैरेक्टर्स को एक रिलीजियस एलेगोरी है। अब वो एग्जैक्टली क्या है मैं नहीं बताऊंगा, पर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। और उसका जो मतलब है, उस मतलब में आप अगर सोचते बैठोगे तो वो फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखते ही देखते आपको ये
फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। एलेगोरी बेस्ड इंडी फिल्म्स ये एक स्पेसिफिक जॉनरा है वैसे तो, खास करके 21st सेंचुरी में काफ़ी फिल्में ऐसी बनने लगी है। तो ये उसी टाइप की फिल्म थी सेंट्रल स्टेशन। और ब्राज़ील जो था उस ज़माने का, मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैंने जब ये सिटी ऑफ गॉड देखी थी, ब्राज़ील की फेमस स्लम में सेट हुई ऐसी गैंगस्टर फिल्म है वो, जब मैंने वो देखी थी तो मुझे यही पहले चीज़ जो दिमाग में आ गई थी कि ब्राज़ील ये एक तरीके से पैरेलल इंडिया है। वो बहुत इंडियंस को रिलेट होने वाली कंट्री है, मतलब उधर के प्रॉब्लम्स और हमारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा अलग नहीं है, सिमिलर है। वो भी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, बड़ी कंट्री है, हमारी भी डेंसली पॉपुलेटेड और बड़ी कंट्री है। स्लम का प्रॉब्लम उधर भी है, इधर भी है। एक ज़माने में इधर भी गैंगस्टर और माफिया का प्रॉब्लम था, अभी शायद अभी सिर्फ पॉलिटिक्स सबसे बड़ा माफिया हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ की जो पुरानी फिल्म है उसमें भी वही प्रॉब्लम दिखता है। उनके जो रेलवे स्टेशन है, जो कि इस फिल्म में भी था, कि रेलवे स्टेशन पे ये दो कैरेक्टर्स सबसे पहले बार जो मिलते हैं वो एक रेलवे स्टेशन पे, सेंट्रल स्टेशन पे मिलते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर था उस रेलवे स्टेशन का, वो हमारे किसी भी दादर स्टेशन या CST स्टेशन जैसा ही था। तो ये एक पैरेलल वे में बहुत कनेक्ट होती है हमें इंडियंस को ये फिल्म। तो इसको मैंने 4 स्टार दिए थे। इसमें कुछ फ्लॉज ऐसे थे नहीं, बस यही बात थी कि इस फिल्म की जो जान थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। पर ये 4 स्टार्स आप हर बार 4 रेटिंग में नहीं रिकॉर्ड हो पाती जो आपको लगता है। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, और अगर आपको जो कुछ आपने सुना इंटरेस्ट लगी तो बिल्कुल देखिए ये फिल्म। रन रोला रन काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक फिल्म है, और इसमें एक एलिमेंट है प्लॉट का जो कि जिस वजह से ये फिल्म बहुत फेमस हो गई थी। आपको पता होगा शायद वो क्या एलिमेंट है। उस पे बेस्ड बहुत सारी फिल्में बाद में बनी, दुनिया भर में बनी। इंडिया में रिसेंटली एक मॉनसून शूट आउट करके फिल्म बनी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, और जो मेन कैरेक्टर था लीड हीरो का, वो गली बॉय में जो क्या बोलते हैं, आप देख ले, इधर ही सर्च करके देखते हैं, मैं फिल्म दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। मॉनसून शूट आउट, सर्च ही नहीं वर्क हो रहा है, प्रॉब्लम है ना, सर्च हो ही नहीं रहा है। अच्छा, मॉनसून लग दिया मैंने, हाँ मॉनसून शूट आउट, हाँ। तो उस एक्टर का नाम है विजय वर्मा। तो विजय वर्मा लीड एक्टर था। तो इस फिल्म ने वो जो एलिमेंट था, अभी जो मैं बोल रहा था रन लोला रन का, वो वैसे का वैसे उठा के यूज़ कर दिया। और पर दुनिया थोड़ी सी बदल दी, कि एक कॉप और एक गैंगस्टर ऐसे रख दिया, और उसकी थोड़ी सी अलग थी। पर क्राइम का सिनारियो उधर भी था, इधर भी था, दोनों जगह पे क्राइम का सिनारियो था। तो ये एक एग्जांपल अपने इंडिया में थी, पर ऐसी और बहुत सारी फिल्में दुनिया भर में रन लोला रन से इंस्पायर्ड बनी। तो मेरा पॉइंट ये है कि रन लोला रन मैंने हाल ही में देखी। मेरे को मालूम था इस फिल्म के बारे में, और ये इस चीज़ के बारे में भी मालूम था क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फिल्म थी। कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल दिख जाता है, कहीं ना कहीं आपको रिव्यू दिख जाता है, कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे वीडियो दिख जाता है, एनालिसिस का वीडियो दिख जाता है। तो ऐसे करके ऐसी जो एक सिंगुलर एलिमेंट होने वाली फिल्में होती है, जिसमें एक सिंगुलर एलिमेंट होने की वजह से वो फिल्म ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऐसे फिल्मों का आपका स्पॉइलर हो जाता है, पहले ही आपको वो स्पॉइलर मिल जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे को वो मिल गया था, मेरे को मालूम था ये क्या है। और मैंने मॉनसून शूट आउट तो थिएटर में देखी थी, तो तभी भी मेरे को मालूम पड़ा था कि ये देखने के बाद मालूम पड़ा था, मेरे को इतना मालूम था कि ये किसी से तो इंस्पायर्ड है, किस फिल्म से। तो बाद में मालूम पड़ा कि हाँ, ये रन करके जर्मन फिल्म है, उससे इंस्पायर्ड है। तो ये सब मालूम होने की वजह से जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है इस फिल्म का देखते वक्त, अभी पहले बार देखते वक्त मुझे जो होना चाहिए था उससे थोड़ा कम इम्पैक्ट हो जाता है। इतना ही बस मेरा पॉइंट है। पर ये 81 मिनट्स की फिल्म है, तो बहुत स्लिक फिल्म है, बहुत फास्ट पेस्ड फिल्म है, और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज़बरदस्त है। तो एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से वो शूट की है, जिस तरीके से क्या बोलते हैं आपको, कोरियोग्राफ की है फिल्म पूरी, जिस तरीके से सारे एक्शन सीक्वेंसेस कोरियोग्राफ किए है, जो रनिंग सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंसेस, रनिंग सीक्वेंसेस, टाइम के अगेंस्ट रेस है इस फिल्म में, तो वो सब काफ़ी एंटरटेनिंग हो जाता है। पर लेकिन जो एक शॉक एलिमेंट होगा, अगर समझिए
हम 1998 में अभी है और पहले बार किसी थिएटर में जाके ये फिल्म देख रहे हैं और हमको कुछ मालूम ही नहीं है किस बारे में फिल्म है, हम सीधा ऐसे ही ब्लैंकली जाके फिल्म देख रहे हैं। तो वो जो इम्पैक्ट आएगा इस टाइप की फिल्म को देखने का, वो तो रेप्लिकेट नहीं होगा अभी अभी इतने सालों के बाद, जब हमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मालूम है फिल्म की। तो पर फिर भी आपको अगर मालूम नहीं होगी, तो मैंने तो एक्सप्लिसिटली बताया नहीं क्या चीज़ है वो, तो अभी भी आप देख सकते हो और बिना कुछ वीडियो या पढ़े इस फिल्म के बारे में देख लो। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फिल्म है और इटालियन फिल्म थी, और इस फिल्म को ऑस्कर्स में बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे। आप देख सकते हो 4.2, इधर भी हाईली रिव्यूड फिल्म है। लेकिन स्ट्रेंजली मतलब यहाँ पर तो लोगों को पसंद आई है बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है इस रेटिंग से 4.2। बट स्ट्रेंजली अभी इतने सालों के बाद दो टाइप के ग्रुप्स तैयार हो गए लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के बारे में ओपिनियन रखने वाले। एक जो जिन्हें आज भी ये फिल्म अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्लासिक लगती है, और दूसरे जो है वो जिन्हें इस फिल्म से तो प्रॉब्लम है, होगा या नहीं होगा, मतलब फिल्म एंटरटेनिंग है या नहीं है, या फिर क्राफ्ट वाइज उतनी ग्रेट है या नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए अगर कन्वर्सेशन। पर मोरली इस फिल्म का प्रॉब्लम उन्हें बहुत है, मतलब जो सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट को जो पर्सपेक्टिव से ये फिल्म देखती है, उसका लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को। मुझे उस चीज़ का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आप सेकंड हाफ में ये होता है जो कुछ होता है, वो क्या होता है वो अभी आपको एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, पर मैं इतना बताता हूँ कि इस फिल्म में दो हाफ्स है। फर्स्ट हाफ जो कि काफ़ी बड़ा है, और वो काफ़ी बड़ा फर्स्ट हाफ जो है उसमें ये फिल्म लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी और थोड़ी सी विजुअल कॉमेडी, थोड़ी सी फिजिकल कॉमेडी, जैसे जैकी चैन चार्ली चैपलिन की फिल्मों में हुआ करता था, क्लासिक पुरानी फिल्मों में, उस टाइप का स्टाइल। और उस टाइप के स्टाइल के लिए फेमस थे रॉबर्टो बेनिनी, इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर दोनों। और तो इटली में वो स्टार थे इस चीज़ के लिए, तो उनको वो अगर फिल्म कर रहे हैं तो ऑडियंसेस की कुछ तो एक्सपेक्टेशंस ज़रूर होंगी उनसे, कि जिसके लिए वो फेमस है वो चीज़ तो उन्होंने करनी चाहिए। तो फिल्म के फर्स्ट हाफ में उन्होंने वही चीज़ें की थी, जो कि अच्छी थी, बुरी बिल्कुल नहीं थी। पर मेरा प्रॉब्लम ये था कि सेकेंड हाफ में जो होने वाला था उससे कनेक्शन, या फिर उसका कनेक्शन और फर्स्ट हाफ का कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसलिए कुछ चीज़ें कर सकते थे वो इस फिल्म में, जो कि उन्होंने नहीं की। उन्होंने कॉन्शियसली ये डिसीजन किया कि मुझे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देना है पहले हाफ में लोगों को, और फिर उन सेकेंड हाफ में उनको इमोशनल करना है, या फिर जो कुछ मेरा कहना है वो उनको कहना है, सेकेंड हाफ में कहना है। पर उसके पहले तो मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट उनको देना है, ये उसका जो आइडिया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से, कि फिल्म के लिए क्या एसेंशियल है उस हिसाब से अगर वो एंटरटेनमेंट भी करते तो चल जाता। तो मेरा सिर्फ वो उतना सा थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस। पर बाकी सेकेंड हाफ में जो होता है उससे मेरा दिमाग तो मतलब उड़ गया था, मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग था। और जो अब मैंने आपको कहा अभी अभी बोला जो थोड़ी देर पहले, कि दो ग्रुप्स है, कि सेकेंड ग्रुप को इस फिल्म में मोरली प्रॉब्लम है, जिस तरीके से ये देखती है वॉर को और नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप को, जिस जिस आउटलुक से देखते हैं, मैं तो इसको, मुझे तो नहीं लगता कि वो फनी वे में देखती है, मुझे तो वो सब सीरियस लगता है, उसमें कुछ मेरे को कॉमेडी नहीं लगती है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर लोगों का ये एक आउटलुक हो गया है कि वो बहुत सीरियसली देखती है उस बहुत फनी वे में देखती है उस सिनारियो को। मैं आपको मेरा रिव्यू वापस दिखाता हूँ और मैं खुद भी पढ़ता हूँ कि जो मेरे को प्रॉब्लम था। तो ये 48 मिनट्स का जो फर्स्ट हाफ था उससे मेरे को प्रॉब्लम था, बट then when you see the next text finally getting to the point and the film coming into its own and turning into the emotional ride you signed up for, you hope like many other films the first act will also improve retrospectively, but it doesn't। वो ठीक है। यस, ये मैंने इधर सेकेंड हाफ के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, पर सेकेंड हाफ मेरे को बहुत पसंद है, और सेकेंड हाफ से प्रॉब्लम होने वाले ज़्यादा लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, इसलिए वो डिवाइड हो गए लोग। पर फर्स्ट हाफ से प्रॉब्लम लोगों को है ऐसा मेरे पढ़ने में तो आया नहीं, कि जो प्रॉब्लम मेरे को है पहले 48 मिनट्स से, माइल्डली अम्यूजिंग रोम कॉमिश फर्स्ट एक्ट ओवर स्टेज इट्स प्रेजेंट, ये प्रॉब्लम मेरे को इधर मतलब अभी देखिए ये लोगों के बाकी के रिव्यूज़ में
वो आपको मैं दिखाता हूँ कि किधर है वो प्रॉब्लम वाले रिव्यूज़। एक एक तो मिल जाएगा मेरे को। ये देखिए। यस, ये देखिए कि अभी इस रिव्यू का क्या कहना है कि ओके, तो इस रिव्यू का अभी इसको अगर नटशेल में रखा जाए तो इनका क्या कहना है कि वो सेल्फ ऑब्सेस कैरेक्टर था और पूरा फोकस वो खुद के बारे में और उसके खुद के बेटे के बारे में रखा है उसने कंसंट्रेशन कैंप में। पर बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है या फिर इन जनरल कंसंट्रेशन कैंप्स में क्या हो रहा है, इसका डिपिक्शन फिल्म में नहीं है, जो कि नहीं है, वो सच बात है। लेकिन वो होना चाहिए ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये खुद बाप और बेटे के सिनारियो से उस चीज़ का हॉरर भी इसने बताया है फिल्म में। एक दो सीन से मैं आपको एक सीन बताता हूँ, इतना खूबसूरत सीन है उस सेकेंड हाफ में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसमें वो इस फिल्म का जो डार्क नेचर है, या फिर फिल्म का नहीं, उस सिनारियो का जो डार्क नेचर है वो हमारे सामने आता है। इस हीरो का एक दोस्त होता है, जिधर ये पहले वेटर का काम करता था उधर एक डॉक्टर था, अच्छा खासा डॉक्टर था, पढ़ा लिखा डॉक्टर था, पर ये उसका दोस्त था अच्छा खासा। ये लोग जब जिधर कहीं भी मिलते थे तो वो पहेलियाँ डालता था इसको, अपना हीरो को, और हीरो उसका आंसर देता था और दोनों का ऐसा रिलेशनशिप था। पर जब भी वो कंसंट्रेशन कैंप में आए तो वो भी उधर आया। तो जब पहले बार वो डॉक्टर उसको दिखता है हीरो को, और अपन को भी, हम लोग को भी जो दिखता है, हमें हमें हमारे मन में भी एक आशा आ जाती है कि शायद ये डॉक्टर इनकी मदद करे, या फिर अगर हीरो की ना करे तो भी हीरो के बेटे की तो कम से कम शायद मदद करे, हीरो के बेटे को तो वहाँ से बचा ले कंसंट्रेशन कैंप से। ऐसी आशा हम में निर्मित होती है, ऐसी आशा उस हीरो के मन में भी निर्मित होती है। पर जब भी वो डॉक्टर उसको साइड में लेके जाता है और वो उसको बोलता है कि बहुत मैं एक पहेली का आंसर ढूंढ रहा था पर मेरे को अभी वो नहीं मिला, और मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, मेरा हालत ख़राब हो गया, प्लीज़ मेरे को तू आंसर बता। और ये हीरो शेल शॉक हो जाता है एक दो मिनट के लिए, उसको समझता नहीं है कि वो क्या बोले। और वैसा ही सिचुएशन हमारा भी हो जाता है, क्योंकि यार हमें समझ आ रहा है कि एक तो ये कंसंट्रेशन कैंप में, बेटा कंसंट्रेशन कैंप में ये लोग मरने वाले हैं, और इस डॉक्टर को इसकी पहेली की पड़े लिए। ऐसा अपने को मतलब खुन्नस भी नहीं आ सकता, इतना अपने को लगता है कि इतना कैसे कोई कोल्ड हार्टेड हो सकता है। और वो तो उसका दोस्त था, तो दोस्त लोग भी इतना कैसे कोल्ड हार्टेड हो सकता है। वो इतना प्रिविलेज था कि वो उसको पहेली का आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसको नींद नहीं आ रही है, और उसको वो उस बात की पड़ी है, उसके खुद के नींद की पड़ी है उस बात की वजह से। पर इन लोग को बचाने के लिए उसको कुछ नहीं इंटरेस्ट है, और फिर ये उससे मदद भी कुछ नहीं मांगता, कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आता है इस आदमी से क्या बोलेगा वो, और हमें भी समझ में आता है कि कोई क्या बोलेगा। तो ऐसा एक सीन है, या फिर और भी थोड़े बहुत सीन है जिधर ये हिंट किया जाता है कि यार ये सिचुएशन बहुत डेंजर था। और फिल्म का बाकी का पर्सपेक्टिव जो था, पर वो बहुत लाइफ, फुल ऑफ लाइफ था सेकेंड हाफ में, और मुझे वो पसंद आया। मुझे जो प्रॉब्लम था वो फर्स्ट हाफ से था थोड़ा बहुत, पर सेकेंड हाफ मुझे बहुत पसंद आया। और मैं ये फिल्म और भी कई बार देखूंगा, शायद फर्स्ट हाफ स्किप करके सिर्फ सेकेंड हाफ देख लूँगा। तो अभी नेक्स्ट फिल्म के पास जाते हैं हम। आफ्टर लाइफ करके एक जापानीज़ फिल्म है, हीरो काजू कोरीईडा की काफ़ी फिल्में फेमस है, बाद में बनी हुई। आप देख सकते हो नोबडी नोज, लाइक फादर लाइक सन, शॉपलिफ्टर सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म है उनकी। तो ये फैंटेसी फिल्म है, अभी इतना ही मैं कहूँगा। आफ्टर लाइफ आपको नाम है तो आप समझ जाओगे क्या किस बात की फैंटेसी होगी। पर फैंटेसी फिल्म में अगर आपने अभी फैंटेसी फिल्म का एक दुनिया होती है, तो दुनिया को सेटअप करना पड़ता है। दुनिया को सेटअप करने के लिए आपको एक स्टोरी लाइन लगता है, या फिर हर एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने इधर लिखा था, हाँ, एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली जो बड़ी बड़ी फिल्में होती है, फैंटेसी ओरिएंटेड साइंस फिक्शन फिल्म्स होती है, वो पहला पूरा फर्स्ट एक्ट ही एक्सपोजिशन में डाल देती है। मतलब फर्स्ट एक्ट में ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अगर उनका कुछ बैक स्टोरी होगा इंपॉर्टेंट तो वो थोड़ा सा आ जाता है। कैरेक्टर किस, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसको चाहिए क्या, व्हाट आर हिज नीड्स, वो सब एस्टेब्लिश हो जाता है फर्स्ट एक्ट में। पर होता तो कुछ है नहीं, एक्सपोजिशन ही ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को एक्सपोजिशन ही बोलते हैं।
पर ये अगर आपने निकाल दिया फिल्म में से और बेसिक चीज़ें रखी, तो बेसिक चीज़ें अगर एक्सपोजिशन के अलावा रखेंगे तो फैंटेसी का एलिमेंट यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ बता सकते हो, किस किस कंक्लूजन पे आ सकते हो, किस किस थॉट्स पे जा सकते हो, ये इस फिल्म से समझ में आता है। ये इस फिल्म की खास बात है कि फिर वो मेमोरी से रिलेटेड है, वो खुद की आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि आप हर बार सोचोगे कि मैं कौन हूँ, मतलब हम क्या बनाता है, हमारी मेमोरीज बनाती है मोस्टली। अगर हमारी मेमोरीज निकाल दी जाए तो हम नहीं रहेंगे। हमें मालूम है कि वो एक बीमारी होती है जहाँ पर इंसान की मेमोरी भूल जाता है, इंसान बोलना लिखना भी सब हर चीज़ भूल जाता है, तो फिर वो एक वेजिटेबल होता है, वो इंसान नहीं रहता। मतलब वो इंसान रहता है लेकिन वो सेम इंसान नहीं रहता जो वो जिया था, इतने सालों तक वो जिया था उसके पहले, वो कंटिन्यू कर नहीं पाता। तो उस चीज़ से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ों पे ये थॉट पे लिंक, बहुत सारे थॉट्स पे लिंगर करने वाली फिल्म है। बहुत डीप फिल्म है पर सिंपलिस्टिक फिल्म है, पर समझने के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस लगेगा स्टार्ट में, पर एक बार आपने रिलेट कर दिया तो फिर आप रिवॉर्ड होगे। बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको ये फिल्म रिवॉर्ड करेगी। इस टाइप की ये फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ हेवन। चिल्ड्रन ऑफ हेवन बहुत फेमस माजिद माजिदी की फिल्म है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन के बारे में मैं क्या कहूँ। चिल्ड्रन ऑफ हेवन की खास बात यह है कि जिस तरीके से वो डायरेक्ट की है, स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत हार्ट टचिंग है, पर जिस तरीके से वो डायरेक्ट की है, जिस तरीके से वो एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस हुए हैं, काफ़ी स्वीट ऐसी फिल्म है। ज़्यादा मेलो ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन काफ़ी स्वीट ऐसी फिल्म है। आप इतना ही मैं कहूँगा, ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। एक दो सीन्स है इस फिल्म में जो बहुत सारी इंडियन फिल्म्स ने कॉपी की है। अभी एक साइकिल वाला सीन है, एक और भी कुछ सीन्स है, बहुत सारी इंडियन फिल्म्स ने इसका एक बाकायदा रीमेक भी हुआ था हिंदी में। मुझे याद नहीं फिल्म का नाम, लेकिन उसमें दर्शील सफारी था, और अतुल कुलकर्णी उसके पिताजी का रोल में था, और भी कुछ लोग थे। ये आपने अगर ईरानी फिल्म देख रहे हो तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक क्या बोलते हैं उसको, सबसे स्टार्टिंग फिल्म्स में से एक है जो आपने देखनी चाहिए। अगर आप ईरानी सिनेमा आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन जैसी फिल्में तो मस्ट वॉच है। गोस्ट इन द शेल, अभी ये इधर तक जो जितने भी फिल्मों के बारे में मैंने बात किया वो 4 स्टार या उसके नीचे वाली फिल्में थी। मतलब सिल्विया प्रेतो 3 स्टार, पोर्को रोसो 3.5, डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक 3.5, ड्रंकन मास्टर 3.5, मेमोरीज 4 स्टार, और ये चिल्ड्रन ऑफ हेवन तक 4 स्टार। अभी गोस्ट इन द शेल 4.5 स्टार की फिल्म है। गोस्ट इन द शेल की खास बात क्या है। गोस्ट इन द शेल अगर आप ब्लेड रनर फिल्म के फ़ैन हो, ओरिजिनल ब्लेड रनर अभी की भी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, पर ओरिजिनल ब्लेड रनर का जो टोन था, जो साईफाई डिस्टोपियन या फिर साइबर पंक, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो आप। साइबर पंक ही बोलेंगे, डिस्टोपियन नहीं बोलेंगे। डिस्टोपियन में एक वेस्टलैंड इमेजिन हो जाता है, हाँ, डिस्टोपियन बोले तो वेस्टलैंड, पर साइबर पंक मतलब एक पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फ्यूचर और ब्लूइश विजुअल टोन्स, ये सब ब्लेड रनर ने एस्टैब्लिश किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और उससे ये काफ़ी इंस्पायर्ड फिल्म है गोस्ट इन द शेल, ब्लेड रनर से। और उसी टोन की ये फिल्म है कि भले ही एनिमेटेड फिल्म है, पर इसका टोन बहुत ज़्यादा शांत है और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटिक है। और जिस तरीक़ा का बैकग्राउंड स्कोर है वो मतलब काफ़ी आपको एक इम्पैक्ट देता है, मेंटल इम्पैक्ट देता है। इस टाइप की फिल्म है। होता बहुत कुछ कम है इसमें, एक्शन ज़्यादा नहीं है, एक्शन को सेक्रीफाइस करके इन्होंने स्टोरी टेलिंग पे और एटमॉस्फेयर बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है। पर जो क्लाइमेटिक सीक्वेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मतलब एक्शन वाइज भी। अगर आप एक्शन के फ़ैन हो बहुत, और आप सोचोगे कि आपको इतना मिला नहीं है फर्स्ट 2 एक्ट में, या फिर फर्स्ट एक्ट में इतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, तो एंड में आपको उस हिसाब से भी रिवॉर्ड मिलेगा इस फिल्म में। और अगर आपको इन जनरल साइंस फिक्शन, जो डीपर साइंस फिक्शन होता है, जो फिलोसॉफिकल साइंस फिक्शन होता है, वो अगर आपको अच्छा लगता हो तो गोस्ट इन द शेल इज़ एन एक्सट्रीम मस्ट वॉच। डिनर स्टोरी, ओके, द डिनर गेम, ये इसको आप हिंदी में आपको मालूम होगा, भेजा फ्राई बोल के एक फिल्म है। और
भेजा फ्राई मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी बचपन में, बोला अभी ये देखने के बाद आई वॉज लाइक कि भेजा फ्राई में लिटरली कॉपी पेस्ट है, हर चीज़ कॉपी पेस्ट है, कुछ कुछ बदलनी है भेजा फ्राई में ऑलमोस्ट। और ये थोड़ा मतलब स्ट्रेंज लगता है कि अगर आप करो रीमेक करना बुरा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी हमारे डायरेक्टर्स रीमेक करते हैं इंडियन ऑडियंसेस के लिए करना बिल्कुल चाहिए, पर रीमेक करते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर खुद डायरेक्टर हो या राइटर हो तो आपकी खुद का भी कुछ क्रिएटिविटी उसमें आना चाहिए, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ तो आपने चेंज करना चाहिए, वो आपकी फिल्म लगनी चाहिए, तो मतलब है रीमेक करने का भी। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। रजत कपूर जो कि काफ़ी अच्छे एक्टर तो है ही, पर डायरेक्टर भी अच्छे है। आंखों देखी जैसी फिल्म बनाई उन्होंने बाद में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म थी आंखों देखी, और बहुत ओरिजिनल फिल्म थी। तो उन्होंने एक अगर रीमेक किया है तो वो थोड़ा कुछ तो उनका होना चाहिए था, जो कि नहीं था अनफॉर्चुनेटली फिल्म में। पर इस फिल्म में जो खास बात है वो यही बात है कि ये प्रॉपर कमर्शियल कॉमेडी में सूट होने वाली ऐसी फिल्म थी। कमर्शियल नहीं बोलूँगा, लेकिन एक नाइस, सबको समझने वाली, उसमें कुछ ये आर्टिस्टिक प्रिटेंशियसनेस कुछ नहीं था। काफ़ी सिंपल फिल्म थी, और काफ़ी सेल्फ क्रिटिकल नहीं, बहुत क्रिटिकल फिल्म भी थी इन अ सेंस कि जो सोसाइटी में होता रहता है हमारे आजू बाजू में, जिस तरीके से लोग एक दूसरे को जज करते हैं, उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फिल्म भी थी। आपको एक पता होगा कि अभी फ़िलहाल मीम्स बहुत चालू है सिग्मा मेल के बारे में। सिग्मा मेल होते हैं, अल्फ़ा मेल होते हैं और बीटा मेल होते हैं। तो वो जो अल्फ़ा मेल होते हैं ना, अल्फ़ा मेल, उनको खुद के बारे में, दुनिया को तो होता ही है, पर खुद के बारे में उनको बहुत एक ऑब्सेसिवनेस होता है, एक प्राउडनेस होता है। तो ये फिल्म उस अल्फ़ा मेल को मॉक करती है। मतलब ये जो दिख रहा है भाई अपना ये वो अल्फ़ा मेल नहीं है ऑब्वियसली, पर जो मेन कैरेक्टर तो वैसे तो यही है, पर जो रजत कपूर का कैरेक्टर है, जो भेजा फ्राई में रजत कपूर था, इसमें जो है एक्टर, वो अल्फ़ा मेल है, टिपिकल अल्फ़ा मेल, रिच, हैज़ अ ब्यूटिफुल वाइफ, हैज़ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड ऑल दैट, एंड ही लाफ्स ऑन पीपल लाइक हिम, जिसके हिसाब से ये लोग इडियट्स हैं। पर ये इडियट भी कभी कभी बहुत काम का हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है कुछ कुछ सिनारियोज में। तो वो सिनारियोज इस फिल्म में है। तो वो सिचुएशन कॉमेडी भी है, थोड़ी बहुत स्लैपस्टिक कॉमेडी भी है, सोसाइटी के रिलेटेड चीज़ें भी है क्रिटिकल। तो एक कंप्लीट पैकेज टाइप की कॉमेडी है, शॉर्ट, और ये सब 80 मिनट में हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना भरा हुआ है सब मसाला इस फिल्म में। फॉलन एंजल्स वोंग कार-वाई की फिल्म है। मैंने सिर्फ एक ही वोंग कार-वाई फिल्म देखी है अनफॉर्चुनेटली अब तक। इनकी सबसे ज़्यादा फेमस जो फिल्म है वो है इन द मूड फॉर लव, जो कि 2000 में या 2001 में आई थी। तो फॉलन एंजल्स जब मैंने देखी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, जिस तरीके से वो शूट किए, काफ़ी स्टाइलिश फिल्म है। और इसके बाद में मैंने एक बंगाली फिल्म देखी थी, लेबर ऑफ लव बोल के। तो लेबर ऑफ लव को बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिकली अप्रिशिएटेड ऐसी फिल्म है। पर इस फिल्म का जो स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर था फॉलन एंजल्स का, वो वैसा का वैसा उठा के लेबर ऑफ लव ने यूज़ किया था, पर टोन पूरा बदल दिया था, स्टाइल पूरा बदल दिया था। तो एज अ रीमेक वो बुरा नहीं था। पर तो मैंने अभी ये जो बात किया आपको रजत कपूर का, उसी बात से कनेक्टेड, तो ये लोग ने कम से कम रीमेक करके खुद का कुछ तो किया था, पर जो कुछ किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहुत एम्प्टी जैसी फिल्म थी, उसमें कुछ डीपर नॉलेज या फिर डीपर इमोशनल डेप्थ ऐसा कुछ था नहीं उस फिल्म में, लेबर ऑफ लव में। और इस फिल्म में स्टाइल ज़्यादा था, तो इसमें तो वो सब चीज़ें एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। एक स्टाइलिश फिल्म थी, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, और बहुत विजुअली बहुत एक्साइटिंग, और क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़िक भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। तो ये उस टाइप की एंजॉय करने वाली फिल्म थी कि आप देखते वक्त ही आपको मज़ा बहुत आता है ऐसी फिल्म देखने का। परफेक्ट ब्लू, इस डायरेक्टर की मैंने इसके पहले ये फिल्म देखी थी, पापड़ी फिल्म देखी थी। अभी पापड़ी ह्यूजली पॉपुलर है टू इंस्पायर इंसेप्शन की जो सपनों की दुनिया है, वो बहुत लोग कहते हैं कि वो इसी फिल्म से इंस्पायर्ड है। अभी वही वैसे ही सेम परफेक्ट ब्लू के बारे में कहा जाता है कि जो ब्लैक स्वॉन जैसी फिल्म है, या फिर और भी कई फिल्में हैं, वो परफेक्ट ब्लू से बहुत इंस्पायर्ड है।
इसमें एक एक्ट्रेस होती है और उसको होने वाले इल्यूजन्स उसके वो एक सिंगर से एक्ट्रेस बनने जा रही है, तो उसका वो जो जर्नी है, वो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन पीरियड में क्या क्या होता है उसके साथ, क्या स्ट्रेंज चीज़ें होती है। और इंटरनेट का एक बहुत ज़बरदस्त यूज़ है, और ख़ास करके ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि 90s में तो जस्ट आया ही थी वो चीज़ें, वो नॉर्मलाइज नहीं हुई थी। 80s में वगैरह वीडियो गेम्स आए थे, 90s में पहले बार इंटरनेट लोग यूज़ करने लगे थे, कॉमन कॉमन लोग बाहर। इंडिया में तो हम लोग 2000 के बाद ही यूज़ करने लगे मोस्टली। 90s में बहुत कम लोगों के पास शायद इंडिया में होगा इंटरनेट, पर यहाँ पर वो यूज़ करने लग गए थे। स्पीड बहुत स्लो था ऑब्वियसली उन लोग के पास भी तभी, लेकिन यूज़ करने लगे थे। तो वो अननोन चीज़ थी, तो उस चीज़ का अननोन होना इसका प्लॉट में इतना ज़बरदस्त यूज़ किया है इस फिल्म में। किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए वो चीज़ बहुत अननोन थी, जो ऑब्सेस्ड लोग के सिर्फ उन लोग को समझ में आती थी। तो उस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया है इस फिल्म में, और बहुत माइंड बेंडिंग ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बाय द एंड आपको सब समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि कुछ ना समझ में आए, सब बाय द एंड ऑफ द डे आप बाय द एंड ऑफ द फिल्म आपको सब समझ में आएगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पर बाय द जर्नी ऑफ इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। विजुअल जो विजुअल्स है फिल्म के, वो जो मैंने बात की थी आपको, जो एक अडल्ट एनिमेशन होता है और एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड एनिमेशन होता है। एक मिनट, थोडे वेळाने या, थोड्या वेळाने या, थोडे आत जायचंय, हां थोड्या वेळाने या, नंतर सांगतो। तो परफेक्ट ब्लू भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी उस तरीके से। मैं अभी ये वीडियो शायद ख़त्म कर दूंगा, पार्ट 1 समझ लीजिए आप इस वीडियो का। मैं पार्ट 2 इसका बाद में बनाऊंगा, और भी कई कई फिल्में, और मुझे डीप में जाके उनके बारे में बात करना है। काफ़ी फिल्में अभी भी हमने कुछ फिल्में डिस्कस की, कुछ फिल्में बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, जहाँ पे हम बाकी की फिल्में जो हाईली रेटेड फिल्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक टेक केयर।